नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई धार्मिक ट्रस्ट भारत सरकार से ज़्यादा टैक्स दे सकता है, या फिर ये कि भारत के सबसे बड़े ऐतिहासिक स्मारक सालों से सिर्फ सरकार की जेब से पैसा खींच रहे हैं और कमाई के मामले में काफ़ी पीछे हैं। सोशल मीडिया पर यह बहस काफ़ी तेज हो चली है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दो अलग अलग मॉडल्स की, राम मंदिर बनाम मुगल स्मारक, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर आज के इंडिया की इकोनॉमिक थिंकिंग के ज़्यादा करीब है। राम मंदिर को केवल एक रिलीजियस साइट कहना उसकी असली इकोनॉमिक पावर को कम आंकना है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पिछले 5 साल में 400 करोड़ से ज़्यादा टैक्स दिया है, और ये वही पैसा है जो लोगों ने डोनेशन में दिया। कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं, सिर्फ आस्था। ट्रस्ट के अकाउंट से सरकार की भिन्न भिन्न एजेंसियों को लगभग 396 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। अब ये सोचिए कि भारत में कई सरकारी कंपनियां भी इतना टैक्स नहीं देती। यानी ये एक सस्टेनेबल ट्रस्ट बेस्ड मॉडल बन चुका है, जो सरकार से पैसा नहीं लेता बल्कि सरकार को पैसा देता है। और सिर्फ टैक्स नहीं, अयोध्या की लोकल इकोनॉमी में भी ज़बरदस्त बूस्ट आया है। 2023 में 16 करोड़ टूरिस्ट आए, जिनमें से 5 करोड़ सिर्फ रामलला के दर्शन के लिए आए। इसके चलते होटल इंडस्ट्री बूम पर है। लोकल ऑटो ड्राइवर्स, गाइड्स, शॉपकीपर्स सबकी इनकम बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यानी राम मंदिर अब सिर्फ एक पॉलिटिकल नहीं बल्कि एक फिजिकल केस स्टडी बन गया है। एक ऐसा एग्जाम्पल जहां कल्चर और इकोनॉमी साथ चलते हैं। अब आते हैं ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार जैसे आइकॉनिक मुगल स्मारकों पर। भारत सरकार हर साल 1200 करोड़ रुपए एएसआई को देती है इन मॉन्यूमेंट्स के मेंटेनेंस के लिए। लेकिन क्या ये स्मारक इतनी कमाई करते हैं? ताजमहल से 2019-20 में 75 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया। कुतुब मीनार और लाल किला से 15 से 23 करोड़ रुपए, और बाकी हजारों स्मारकों से सिर्फ सिंबॉलिक कमाई। यानी पूरे देश के मॉन्यूमेंट्स मिलकर भी 300-350 करोड़ का रिटर्न देते हैं। मतलब जो पैसा लगाया जाता है उसका आधे से भी कम वापस आता है। और सबसे बड़ी बात कि इन स्मारकों का कोई ट्रस्ट मॉडल नहीं है, कोई पब्लिक डोनेशन नहीं होता, इन्हें प्राइवेटाइज नहीं किया जा सकता, और लोगों की इमोशनल इन्वॉल्वमेंट भी बहुत कम होती है। यानी ये मॉन्यूमेंट्स आज फिक्स्ड कॉस्ट सेंटर्स बन चुके हैं, जहां सरकार हर साल पैसा लगाती है लेकिन रिटर्न्स बहुत ही कम है। राम मंदिर और मुगल स्मारक दोनों हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा हैं, लेकिन एक ने फेथ को इकोनॉमिक फोर्स में बदल दिया, जबकि दूसरा सिर्फ हिस्टोरिकल लेगेसी बनकर रह गया। ज़रूरत है कि अब हम मॉन्यूमेंट्स को सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि इकोनॉमिक एसेट्स की तरह देखना शुरू करें। क्यों ना हर स्मारक के लिए लोकल ट्रस्ट, प्राइवेट कंपनी, पार्टनरशिप या पब्लिक फंडिंग मॉडल्स एक्सप्लोर किए जाएं, ताकि टैक्स पेयर्स का पैसा बचे और मॉन्यूमेंट्स भी सेल्फ सस्टेनिंग बन सके। क्योंकि देश तभी आगे बढ़ेगा जब हमारी हेरिटेज भी फ्यूचर इकोनॉमी में योगदान दे। अब आते हैं उस सवाल पर जो बार बार पूछा जाता है, मंदिरों को टैक्स में छूट मिलती है लेकिन मुगल स्मारकों को चलाने के लिए सरकार पैसा क्यों खर्च कर रही है? तो चलिए आज इसी का एनालिसिस करते हैं फैक्ट के साथ। भारत में हजारों मंदिर हैं, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ सरकार से जुड़े, कुछ पूरी तरह स्वतंत्र ट्रस्ट द्वारा चलाए जाते हैं। इनमें से कई मंदिर सरकार से एक पैसा नहीं लेते बल्कि सरकार को टैक्स देते हैं, और वो भी करोड़ों में। उदाहरण के लिए तिरुपति बालाजी मंदिर को ही ले तो 2022-23 में इस मंदिर की इनकम 3200 करोड़ से ज़्यादा रही। इसमें दर्शन पास, प्रसाद की बिक्री, बैंक इंटरेस्ट और डोनेशंस सब कुछ शामिल है। और इस इनकम में से सैकड़ों करोड़ सरकार को टैक्स के रूप में दिए गए, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस सब कुछ। इसी तरह सिद्धिविनायक मंदिर हर साल महाराष्ट्र सरकार को करोड़ों का टैक्स देता है।
वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में टैक्स और टूरिज्म दोनों से बड़ा योगदान देती है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद बनारस में जीएसटी रेवेन्यू में ज़बरदस्त ग्रोथ आई। इन सारे मंदिरों में एक बात कॉमन है, ये इंडिपेंडेंट ट्रस्ट द्वारा चलाए जाते हैं, न सरकार से कोई फंड लेते हैं, न किसी सब्सिडी पर चलते हैं। उल्टा ये सरकार को टैक्स भी देते हैं और लोगों को रोजगार भी देते हैं। अब आते हैं दूसरी तरफ, यानी मुगल कालीन स्मारकों की बात करें, जैसे ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सिकरी, कुतुब मीनार, तो इनकी मेंटेनेंस का जिम्मा ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है, यानी इनका पूरा खर्च सरकार उठाती है। अब सवाल उठता है कि इनसे इनकम आती है? हाँ आती है, लेकिन सिर्फ टिकट सेल्स से। टिकट की कीमत 20 रुपये से लेकर 1300 रुपये तक होती है। अब सोचिए सिर्फ टिकटिंग से क्या चलता है। 2022-23 में इन सभी स्मारकों की टोटल टिकट इनकम करीब 300 से 350 करोड़ रही, लेकिन मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, स्टाफ और प्रमोशन पर ही सरकार ने 1200 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च कर दिए। यानी खर्च ज़्यादा, कमाई कम, और सरकार को सब्सिडी देनी पड़ी, सो अलग। अब बात एकदम क्लियर है, मंदिर सेल्फ फंडेड संस्थाएं हैं जो सरकार को टैक्स देती हैं। स्मारक गवर्नमेंट रन यूनिट्स हैं जो सरकार से फंड लेते हैं। तो जब कोई कहता है कि मंदिरों को टैक्स से छूट मिलती है, तो या तो वो गलतफहमी में है या जानबूझकर लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। क्लियर कंक्लूजन ये निकलता है कि मंदिर आज एक टैक्स पेइंग मॉडल पर चल रहे हैं, जबकि मुगल स्मारक चाहे वो हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट हो या आज सरकार और टैक्सपेयर्स के लिए एक फाइनेंशियल देखा जाए तो बर्डन बन चुके हैं। तो असली सवाल मंदिर बनाम स्मारक का नहीं है, बल्कि है जब फेथ बेस्ड इंस्टीट्यूशंस खुद को फाइनेंस कर सकती है तो हेरिटेज बेस्ड मॉन्यूमेंट्स क्यों नहीं। अब बात करते हैं इस बहस के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से की, डोनेशन बनाम टिकटिंग को लेकर। भारत के बड़े मंदिर जैसे राम मंदिर, काशी विश्वनाथ, वैष्णो देवी, सिद्धिविनायक, इनमें से कोई भी टिकट नहीं बेचता। यहाँ सब कुछ डोनेशन से चलता है, और ये डोनेशन मजबूरी में नहीं आता। ना टैक्स है, ना फाइल, ना कोई कंपल्सरी टिकट। ये पूरी तरह श्रद्धा और फेथ से आता है। राम मंदिर ट्रस्ट को ही देख लीजिए, लोगों ने इस ट्रस्ट को हजारों करोड़ रुपए डोनेट किए, वो भी बिना किसी सरकारी ऑर्डर या दबाव के। और उसी डोनेशन से ट्रस्ट ने सिर्फ मंदिर नहीं बनाया, बल्कि 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा का टैक्स भी सरकार को दिया। GST, TDS सब कुछ इसमें शामिल है। यानी डोनेशन से इनकम हुई, उस पर टैक्स भी गया और सरकार को फायदा भी हुआ। इसके अलावा मंदिर के आसपास टूरिज्म, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, लोकल बिजनेस सबको बूस्ट मिला। एक कंप्लीट लाइव इकोनॉमी खड़ी हो गई। अब आइए स्मारकों की तरफ। यहाँ क्या होता है, टिकट बेचा जाता है 20 रुपया से 50 रुपया भारतीयों के लिए, 600 रुपया से 1300 रुपया विदेशियों के लिए। लेकिन क्या ये वायबल मॉडल है? नहीं, क्योंकि एक तो टिकटिंग से इनकम लिमिटेड है, दूसरा खर्चा बढ़ता रहता है और आखिर में सरकार को सब्सिडी ही देनी पड़ती है। जैसे ताजमहल 2022-23 में उससे सिर्फ 70 करोड़ रुपए की टिकट इनकम हुई, जबकि सालाना खर्च इससे कई गुना ज़्यादा है। अब तुलना कीजिए, डोनेशन वॉलंटरी है, सिस्टम को सपोर्ट करता है, टैक्स भी जनरेट करता है। टिकटिंग अनिवार्य है, लेकिन फिर भी खर्च नहीं निकाल पाता और सब्सिडी पर डिपेंड करता है। डोनेशन में फेथ है, पब्लिक की पार्टिसिपेशन है, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी है। टिकटिंग में ब्यूरोक्रेसी है, लिमिटेड रेवेन्यू है और सरकारी बजट पर लोड है। इसका क्लियर रिजल्ट है, मंदिरों का डोनेशन मॉडल भारत में एक सक्सेसफुल और सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी बन चुका है, जबकि स्मारकों का टिकट मॉडल कमाई कम, खर्च ज़्यादा और जनता पर लोड बनकर रह गया है। अब वक्त है ये सोचने का, क्या हिस्ट्री को बचाने का मॉडल भी सेल्फ सस्टेनेबल नहीं होना चाहिए? और क्या हमें ऐसे सिस्टम को प्रमोट नहीं करना चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, टैक्स जनरेट करे और लोगों की आस्था या इन्वॉल्वमेंट से चले? अब जरा दूसरी तरफ देखते हैं। मुगल काल के ऐतिहासिक स्मारक जैसे ताजमहल, लाल किला या कुतुब मीनार, इनका सांस्कृतिक मूल्य तो है, लेकिन वो एक्टिव कम्युनिटी इंगेजमेंट वाला नहीं है। मतलब लोग वहाँ जाते हैं, घूमते हैं, फोटो लेते हैं और चले जाते हैं। कोई रिलीजियस रिचुअल्स, पब्लिक पार्टिसिपेशन या कम्युनिटी लेवल एक्टिविटी वहाँ नहीं होती। यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि जब मंदिर अपने दम पर
एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक इकोसिस्टम खड़ा कर रहे हैं और टैक्स भी दे रहे हैं, तो क्या उन्हें सरकार से बराबर या उससे ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए? और इसके उलट जब कुछ मॉन्यूमेंट्स सिर्फ टिकट रेवेन्यू पर चलते हैं और लगातार गवर्नमेंट सब्सिडी पर डिपेंड करते हैं, तो क्या हमें उस खर्चे का ऑडिट नहीं करना चाहिए? क्लियर है, मंदिर और स्मारक दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन उनका ऑपरेटिंग मॉडल अलग है। एक तरफ हैं टेम्पल्स जो पब्लिक ड्रिवन, डोनेशन बेस्ड और कल्चरली पार्टिसिपेटेड हैं। दूसरी तरफ हैं मॉन्यूमेंट्स जो गवर्नमेंट फंडेड, लो रेवेन्यू जनरेटिंग और लार्जली सिंबॉलिक इंस्टीट्यूशंस हैं। अब सरकार और पॉलिसी मेकर्स को ये तय करना है कि लॉन्ग टर्म में कौन सा मॉडल ज़्यादा सस्टेनेबल है और किससे ग्राउंड लेवल पर लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। अब बात करते हैं एक आम टैक्स पेयर्स के पर्सपेक्टिव से। जब एक नागरिक सरकार को टैक्स देता है तो उसकी उम्मीद होती है कि ये पैसा मीनिंगफुल हो और इम्पैक्टफुल इनिशिएटिव में लगे। अब सोचिए, एक टेम्पल ट्रस्ट जैसा इंस्टीट्यूशन सिर्फ खुद ही टैक्स नहीं देता, बल्कि अपने आसपास एक एक्टिव लोकल इकोनॉमी भी खड़ी कर देता है। छोटे वेंडर से लेकर होटल बिजनेस तक हर कोई इनडायरेक्टली उस इकोसिस्टम का हिस्सा बनता है, और जब उनकी इनकम बढ़ती है तो वो भी टैक्स पेयर्स बनते हैं। यानी ये एक पॉजिटिव साइकिल बनती है, टैक्स से नया टैक्स जनरेट होता है। अब दूसरी तरफ मॉन्यूमेंट्स को अगर देखें तो यहाँ गवर्नमेंट पैसे इन्वेस्ट करती है, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी स्टाफ वगैरह, इन सब चीज़ों को चलाने के लिए स्टाफ तो होंगे ही, तो सब कुछ गवर्नमेंट एक्सपेंस पर चलता है और जो रेवेन्यू आता है वो ज़्यादातर इन खर्चों को कवर भी नहीं कर पाता। तो सवाल ये है कि इज दिस ए गुड रिटर्न ऑन पब्लिक मनी? ये नहीं कहा जा रहा है कि मॉन्यूमेंट का कंजर्वेशन जरूरी नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि वो हमारी शेयर हेरिटेज का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये काम टैक्स पेयर्स के पैसे से होना चाहिए या फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि CSR या पब्लिक डोनेशंस के जरिए? उदाहरण के लिए, अगर सरकार किसी मंदिर को इंफ्रास्ट्रक्चर या ट्रांसपोर्टेशन सपोर्ट देती है तो उससे टूरिज्म बढ़ता है, लोकल बिजनेसेस ग्रो करते हैं और अल्टीमेटली सरकार को भी इनडायरेक्ट रेवेन्यू मिलता है। वहीं अगर कोई मॉन्यूमेंट फंड होता है तो उसका रिटर्न उतना टेंजिबल नहीं होता, ना इकोनॉमिक टर्म्स में, ना सोशल इंगेजमेंट में। इसलिए एक टैक्स पेयर के नज़रिए से ये बिल्कुल वैलिड सवाल है, मेरा पैसा कहाँ जा रहा है? वहाँ जहाँ रिटर्न है या वहाँ जहाँ सिर्फ रिकरिंग कॉस्ट है? और यहाँ भी आंसर साफ दिखता है। टेम्पल जैसे इंस्टीट्यूशंस जो सेल्फ सस्टेनिंग और कम्युनिटी पार्टिसिपेटेड हैं, वो लॉन्ग टर्म में कहीं ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करते हैं। ये कोई जीरो सम गेम नहीं है। हम मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व भी कर सकते हैं और टेम्पल इकोनॉमी को एम्पावर भी कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर का स्मार्ट रिवैल्यूएशन करना होगा कि हम कहाँ कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और उससे क्या आउटकम मिल रहा है।